दुनिया की कोई भी प्राइस एक्शन थ्योरीज हो या कोई भी ट्रेडर हो, वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में दो ही चीज़ें करेगा, या तो वो बाय करेगा या वो सेल करेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमको एक प्रूवन डिमांड जोन चाहिए एंड प्रूवन सप्लाई एरिया चाहिए। तो कोई भी प्राइस एक्शन हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें हमें सिर्फ डिमांड और सप्लाई को ही कैलकुलेट करना है। फिर चाहे हम कोई भी टेक्निक से उसको कैलकुलेट करें, चाहे वो वेक ऑफ थ्योरी हो या आईसीटी थ्योरी हो या फिर एसएमसी की थ्योरीज हो या इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन हो। डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आज हम सीखेंगे। सप्लाई एरियाज कैसे आइडेंटिफाई करना है वो इस वीडियो में सीखेंगे। डिमांड और सप्लाई क्या होती है बेसिक्स के ऊपर पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना दिया है, ये है पार्ट 2। तो एडवांस सीखने के लिए अगर रेडी हो तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चार्ट ओपन कर लेना है। आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड कर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, यूरो यूएसडी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, जो आपका जी चाहे आप वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हर जगह पर सेम है। और ये कॉन्सेप्ट सेम क्यों होते हैं? रीज़न उसके पीछे बहुत सिंपल है, बिकॉज ट्रेडिंग एक करियर नहीं है, एक लाइफस्टाइल की तरह है। और ये जो कैंडल स्टिक्स यहाँ पर है ये इमोशंस की तरह है, ठीक है? तो ये हमारे सामने जो ग्रीन कैंडल है ये बायर्स के इमोशंस है, रेड कैंडल्स है वो सेलर्स के इमोशंस है। सेम चीज़ यहाँ पे हमें एक और समझनी पड़ेगी कि मार्केट्स जो है वो फ्रैक्टल है। इट मींस मार्केट्स के अंदर मार्केट्स चल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए वन डे का कैंडल हमारे सामने ये है, ठीक है? ये हमारा वन डे का कैंडल अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये तो एक पूरा डिमांड एरिया है। नहीं, इसके बीच में बहुत सारे सप्लाई एरियाज होंगे, बहुत सारे डिमांड एरियाज होंगे। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है मार्केट ने जब ओपनिंग किया हो तो कुछ इस टाइप से मार्केट का प्राइस एक्शन गया हो, राइट? और यहाँ पर जाकर मार्केट्स ने क्लोज किया हो। तो हम एक वन डे के कैंडल को कैसे देख रहे हैं? एक प्योर कैंडल देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर के प्राइस एक्शन को क्या देख रहे हैं? हम इंटरनल एरियाज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी इस कैंडल के इंटरनली मार्केट्स में बहुत सारे सप्लाई एरियाज हैं। जैसे देखिए ये एक सप्लाई जोन हो गया, ये एक सप्लाई एरिया है, यहाँ पे हमारे सप्लाई है। तो 1 2 एंड 3 थ्री सप्लाई जोन्स हो गए। 1 2 3 4 4 यहाँ पर हमें डिमांड जोन्स देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट्स जो है वो फ्रैक्टल है, हमें हमेशा ये समझना है। एक टाइम फ्रेम पर मार्केट्स कभी भी वर्क नहीं करता है, राइट? तो डिमांड एंड सप्लाई के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी एक टाइम फ्रेम पर कैलकुलेट हमें नहीं करने हैं। इसीलिए हम ओवरऑल मार्केट्स के एरियाज को देखते हैं, बिगर पिक्चर को देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम्स को देखते हैं, राइट? क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था कि मार्केट्स में स्विंग ट्रेडर्स भी हैं, मार्केट में पोजिशनल ट्रेडर्स भी हैं, मार्केट्स में बीटीएसटी एसटीबीटी करने वाले ट्रेडर्स भी हैं, मार्केट्स में इंट्राडे ट्रेडर्स भी हैं, मार्केट में स्कैल्पर्स भी हैं, एंड मार्केट में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स भी हैं जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी स्कैल्प्स करते हैं, राइट? तो इसलिए हमें ये देखना है जहां पर बड़े टाइम पीरियड के डिमांड एरियाज होंगे वहां हम सप्लाई ना करें, और जहां पर सप्लाई एरियाज होंगे बिगर टाइम पीरियड के वहां पे हम डिमांड आइडेंटिफाई ना करें। ऑलराइट? तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर हम इंडियन मार्केट्स को ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे हमें बाइंग नहीं करनी है जिन एरियाज पर वन डे के रेजिस्टेंस एरियाज होंगे, यानी सप्लाई एरियाज होंगे, ठीक है? उन एरियाज पे हमें बाय नहीं करना है। अभी कॉन्सेप्ट को अगर हम समझे तो हम यहाँ पर सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट पे समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम इंडियन मार्केट्स के चार्ट पे समझेंगे। ओके, ये बिटकॉइन का चार्ट है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आपको चार्ट्स लगा देता हूँ, ठीक है? और अगर हम इन एरियाज पे देखें तो हम अभी किन एरियाज के आसपास आ रहे हैं? जब एक प्राइस एक्शन नीचे गया तो यहाँ से हमें देखिए ये जंप देखने को मिला। ओके, तो इस एरिया के आसपास हमें एक बहुत पावरफुल रेड कैंडल देखने को मिल रही है। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि अबव एरियाज पे यहाँ पर सप्लाई जोन है, करेक्ट? तो इन एरियाज के आसपास अगर आप बाइंग का प्लान करते हो तो वो कहीं ना कहीं रिस्की है, रेदर देन आप कहाँ पे डिमांड देखते? जिन एरियाज पे मार्केट्स में डिमांड आई थी, राइट? अब कोई भी अगर रेड कैंडल क्रिएट हो रही है तो उस रेड कैंडल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सप्लाई है वो कहाँ पे होगी? वो बिल्कुल हाईएस्ट एरिया के आसपास होगी, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो बिल्कुल हाईएस्ट एरिया के आसपास जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पर एक्टिव रहेंगे। ओके, और फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि कैंडल 50% क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी, राइट? तो इस कैंडल के 50% और इस कैंडल का हाईएस्ट एरिया, ये वो जोन है जहां पे हमें डिमांड की ट्रेड्स को आइडेंटिफाई नहीं करना है। रीजन उसके पीछे मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जो प्राइस है वो इन एरियाज के आसपास से पहले भी नीचे आया था। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा से अगर यहाँ पर सप्लाई आ जाए
तो प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आ जाएगा, राइट। अब कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर अगर मार्केट्स में बैठा है तो आपको ये नहीं समझना है कि नहीं मुझे पता है यहाँ से डिमांड ही आएगी, क्यों, क्योंकि प्राइस यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता, देखो बहुत तेजी से ये नीचे भी आया था, है ना। तो डिमांड और सप्लाई हमारे लिए जो है वो इक्वल है, बस उनके जो एरियाज हैं हमें वो ही ट्रेड करने हैं, जो भी उनके एरिया है। तो ये एक सप्लाई एरिया हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से सप्लाई ही आएगी, हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाए, करेक्ट। वो टोटली डिपेंड करती है कि मार्केट की कंडीशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, सिचुएशन क्या है, इंटरनली मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, ओके। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पर बाय करेंगे और बाइंग साइड पे हम एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लेंगे, नहीं। ये हम फाइट कर रहे हैं रूल्स के साथ, बिकॉज अगर इस लेवल पर पहले सप्लाई थी तो देर इज प्रॉब्लम, देर इज, अगर इन लेवल्स पर पहले सप्लाई थी तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे दोबारा से सप्लाई आ सकती है, ओके। तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डिमांड एंड सप्लाई को, तो सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, एक रेक्टेंगल टूल ले लेना है। इन एरियाज के आसपास आप देख रहे हैं ये इस रेड कैंडल का बिल्कुल हाईएस्ट एरिया है और ये इस एरिया का, इस रेड कैंडल का 50% है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पर मार्क कर लिया, ओके, ये हमारा रेड एरिया हो गया। आप इस एरिया में डिमांड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, रीजन उसके पीछे है क्योंकि इस एरिया पर पहले भी सप्लाई थी तो अभी दोबारा से यहाँ पर सप्लाई आ सकती है, ठीक है। तो ये हमने एक ऐसे जोन को आइडेंटिफाई किया जिस एरिया में एक सेलिंग प्रेशर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सेलिंग होगी या नहीं होगी वो टोटली डिपेंड करेगा जब हम इसको स्मॉलर टाइम पीरियड में लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि अगर ये एक बहुत बड़ा रेड कैंडल क्रिएट हुआ तो इससे पहले जो बिहेवियर था वहां पे कहीं ना कहीं वीकनेस हमें देखने को मिली होगी, राइट। जब यहां से मार्केट्स ने कंटिन्यू किया तो इस एरिया पर हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देखने को मिली होगी, और कहाँ, स्मॉलर टाइम पीरियड पे, राइट। क्योंकि अगर एक बहुत एग्रेसिव सेलिंग आया है और यहाँ पर मार्केट एक्यूमुलेशन के लिए रेडी है, राइट, तो स्मॉलर टाइम पीरियड पे कुछ ना कुछ प्राइस का बिहेवियर यहाँ पे होगा। क्योंकि अगर इन एरियाज पर डिमांड है तो होगा क्या, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, राइट। तो प्राइस जो है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमें दिखाना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक बड़े टाइम पीरियड को मार्क करते हैं, ठीक है। उन एरियाज पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस एरिया के अंदर हम प्राइस के बिहेवियर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो हमेशा दो टाइप के होते हैं और जो रेजिस्टेंस होते हैं वो भी हमेशा दो टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, देखिए, सपोर्ट हमारे सबसे पहले होते हैं मेजर सपोर्ट एरियाज, ठीक है, जो हम बड़े टाइम पीरियड पे लगाते हैं, और एक हमारे होते हैं माइनर सपोर्ट एरियाज, ठीक है, जिनको हम इंटरनल सपोर्ट भी बोल सकते हैं, राइट। सेम यहाँ पे होंगे हमारे मेजर रेजिस्टेंस होंगे और यहाँ पर हमारे कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे। एग्जाम्पल के लिए, हम जब ट्रेड करते हैं तो हम सिर्फ एक कैंडल को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम पूरे स्विंग को रिस्पेक्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे प्राइस ने एक बहुत अच्छा फॉल किया और ये हमारा एक प्योर एक स्विंग क्रिएट हुआ है, ऑलराइट। तो इस स्विंग को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं और यहाँ पर हम इस स्विंग को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इन एरियाज पर बहुत सारे इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे और इंटरनल सपोर्ट होंगे, राइट। सेम यहाँ पर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, कुछ इंटरनल सपोर्ट होंगे। अब कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, ठीक है। ध्यान से समझना है, लॉजिकली मैं चार्ट्स पे एक्सप्लेन करूंगा आपको और नोट्स बनाते हुए रखना है, ठीक है। नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो ये चीज़ें दिमाग में कुछ दिन रहेंगी और फिर गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कॉन्सेप्ट है। अगर एक बहुत बड़ा स्विंग है, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विंग है, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमको दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में क्या होगा ना, बहुत सारे ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे बायर और सेलर के बीच में फाइट होगा, राइट। तो हो सकता है कि ये स्विंग ऐसा ना हो, ये स्विंग कुछ इस टाइप का हो, ठीक है, इस टाइप का ये स्विंग हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, ये इंटरनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो हमें अप्लाई करने हैं इंटरनल मार्केट्स में जब हम ट्रेड करेंगे। तो इन एरियाज पे हम जो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं वो कैसे अप्लाई करते हैं, कि अगर मार्केट डिमांड जोन से है और वो ओवरऑल सप्लाई के 50% के नीचे है तो हम यहाँ पर डिमांड के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं रेदर देन सप्लाई, ऑलराइट। अब देखो कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये हम यहाँ पर डिमांड मार्क कर रहे हैं और अभी के लिए हम ये इस एरिया पे हमने डिमांड और सप्लाई दोनों मार्क कर लिया है,
ठीक है, अभी रफली हम इसको मार्क कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर अगर 2 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो इन एरियाज पे हमको देखो कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वो प्राइस एक्शन कैसे देखने को मिल रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया से एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे मार्केट से देखो काफी टाइम स्पेंड किया, यानी टाइम स्पेंड मार्केट कहाँ पे करेगा, जहाँ पे बायर्स की फाइट होगी सेलर्स के साथ, राइट। एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, या फिर मार्केट्स क्या करने वाला है, इन एरियाज पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखाने वाला है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हो गया है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एक ऐसा जोन जिसके ऊपर मार्केट्स क्या कर रहा है, सेलिंग प्रेशर ले रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसी एरिया पे डिमांड आ जा रही है, ठीक है। जो हमारा की लेवल होता है वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, देखो इस पर्टिकुलर एरियाज पे मार्केट्स ने क्या कोशिश किया, 3 बार डिमांड लेने की कोशिश की, ठीक है। और जैसे ही हम इसके नीचे गए तो मार्केट में क्या हुआ, इस एरिया को मार्केट्स ने सप्लाई बना दिया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इंटरनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके। जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1 डे चार्ट्स पे हमें दिखेंगे वो हमारे एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे। इट मींस उन एरियाज पे मार्केट्स के पोजिशनल ट्रेडर्स का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर जो है, इन एरियाज पे आपको जो ट्रेड्स मिलेंगी वो इंटरनली मिलेंगी सबसे पहली चीज, और छोटी ट्रेड्स मिलेंगी, कोई बड़े ट्रेड्स आप यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करोगे। लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर अगर मार्केट्स में प्रूव करते हैं तो यहीं से वो बड़े ट्रेड्स या बड़े मोमेंटम की शुरुआत होती है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। अब एग्जाम्पल के लिए इन एरियाज पे देखो सप्लाई जोन थे हमारे, ठीक है। मार्केट जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो बायर्स ने इस एरिया को रिस्पेक्ट करने की कोशिश की, यानी बायर्स जो हैं वो इस एरिया पर क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सस्टेन करने की। अब यहाँ पर बायर भी हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है कि सेलर्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया हो, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि क्या ये एक ऐसा एरिया है जहां पर सेलर्स ने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि तभी इतना टाइम लगा है मार्केट को, है ना। यहाँ पे आप देखो कितना टाइम लगा है मार्केट को, काफी ज्यादा टाइम लगा है। और ये 2 घंटे का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो काफी ज्यादा टाइम लिया है मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन करने के लिए। तो इट मींस नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स की यहाँ पर फाइट हो रही थी, ठीक है। फाइनली सेलर्स ने विन किया। तो जो एरिया पे डिमांड थी अब मार्केट उसी एरिया पर सप्लाई क्रिएट कर रहा है। उसके बाद भी अगर हम देखें, देखो इन एरियाज पे मार्केट्स बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है। जैसे ही हम इसके नीचे गए मार्केट ने इस एरिया को रेजिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, ओके। एंड अगेन सप्लाई एरियाज जो थे हमारे, मार्केट्स ने उसको सप्लाई बनाया। जैसे ही हम प्रीवियस सप्लाई जोन के देखो ऊपर निकले, मार्केट ने इन्हीं एरियाज को डिमांड बनाना शुरू कर दिया है, राइट। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है, हमने पार्ट 1 में भी देखा था, क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर एरियाज और बार बार यहाँ से सप्लाई आ रही है तो यानी नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। जब प्राइस ब्रेकआउट करेगा तो इस एरिया पर नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा हो गए, तभी प्राइस ने ब्रेकआउट किया। तो जिसकी अपॉर्चुनिटी मिस हुई है वो दोबारा से यहाँ पर बाय करेगा, ऑलराइट। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी प्राइस अबव एरिया से कोई भी रेजिस्टेंस एरिया से फॉल करेगा और ये पहला पुल बैक लेगा या पहली बार मार्केट जहां पर भी स्टक करेगा, वो एरियाज मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट है। उन एरियाज पर अगर सेलर्स हैं तो देखो क्या देखने को मिलेगा, इस एरिया पर सेलिंग आया प्रेशर, अगेन देखो प्राइस ऊपर गया, सेलिंग प्रेशर आया, राइट। लेकिन प्राइस यहां से ऊपर क्यों गया, क्योंकि जो भी हमारा फर्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको कह सकते हैं, या इंटरनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, या इंटरनल की लेवल कह सकते हैं, ठीक है। जब मार्केट पहली बार उसको हिट करेगा आफ्टर डिमांड जोन, ठीक है, डिमांड जोन में जाने के बाद जब मार्केट फर्स्ट टाइम इसको हिट करेगा तो यहाँ पे वो सेलर्स एक्टिव होने चाहिए जो इस स्विंग का ब्रेकडाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, इट मींस अबव एरियाज पर जो सेलिंग प्रेशर है वो कहीं ना कहीं मार्केट उनको कंज्यूम कर रहा है। अब थ्योरी के हिसाब से देखा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगा होगा, अब देखो प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। यहाँ पे आपने सेल किया, प्राइस नीचे आया, आपने प्रॉफिट बुक किया। अगेन यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ, फाइनली आपने दोबारा से यहाँ पर सेल किया, तो अब सेलर्स इस एरिया से इस एरिया पर शिफ्ट हो गए हैं, ओके। प्राइस जो पहुंचा है वो डिमांड एरिया पे पहुंचा है, करेक्ट। एक प्योर डिमांड जोन है यहाँ पर 1 डे कैंडल्स के अकॉर्डिंग, राइट। अगर इस डिमांड जोन में नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा हैं, किन से, नंबर ऑफ सेलर्स से, तो होगा क्या, प्राइस सबसे पहले जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे बायर्स ने पहले रोकने की कोशिश की थी या सेलर्स ने पहले प्रॉफिट बुकिंग किया था, यानी कि फर्स्ट बेस, फर्स्ट पुल बैक, फर्स्ट रिट्रेसमेंट, ऑलराइट, उन एरियाज को मार्केट सबसे पहले रीटेस्ट करेगा, राइट। यहाँ पे जब मार्केट्स पहुंचे तो एक प्योरली मार्केट ने इन एरियाज को रीटेस्ट किया, ठीक है।
रीटेस्ट होने के बाद क्या हुआ है ना, देखो मार्केट डिमांड जोन के अंदर नहीं आया, राइट, मार्केट्स बीच से ही पलट गया। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो हम धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए आप। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर इस एरिया पर 100 रेजिस्टेंस, जो सेलर्स है हमारे 100 सेलर्स एक्टिव हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारे 100 बायर्स एक्टिव हैं, तो होगा क्या, ये सेलर इन बायर्स के इक्वल है, क्योंकि जितनी स्पीड से सेलिंग आई उतनी स्पीड से बाइंग आ गई। ऑलराइट, तो यहाँ पर हुआ क्या, ये सेलर्स इन बायर्स के इक्वल हो चुके हैं। करेक्ट है, लॉजिकल। अब यहाँ पे हुआ क्या, इस एरिया पे कुछ नए बायर्स एक्टिव हुए, है ना, जिन्होंने प्राइस को यहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करी। या फिर ये नए बायर्स नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग वाले बायर्स हैं, ठीक है, जिनको हम इनडायरेक्ट बायर बोलते हैं, क्योंकि जिसने यहाँ पर सेल किया वो यहाँ पर डिमांड लेने की कोशिश करेगा, है ना, प्रॉफिट बुक करेगा तो वो सेलिंग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, तो वो बाय कर रहा है, तो वो एक इनडायरेक्ट डिमांड है। ठीक है, फाइनली इस रेंज में हुआ क्या, कुछ सेलर्स जो थे वो ज्यादा थे बायर्स से, तभी प्राइस यहाँ से नीचे आया। करेक्ट, अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो इस पर्टिकुलर एरिया पे सेलिंग है और यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया पे बाइंग है, मिड एरिया के आसपास से ही मार्केट यहाँ से नीचे निकल गया, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो ज्यादा है इस एरिया पे जो नंबर ऑफ बायर्स हैं। जो वेक ऑफ थ्योरी है जिसमें हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, राइट, उसका कॉन्सेप्ट ही यही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब नंबर ऑफ सेलर्स आ गए हमारे, अब देखो प्राइस दोबारा से डिमांड पे पहुंचा और थोड़ा सा ही जंप ले पाया और फिर से ये नीचे निकल गया, राइट। तो प्राइस एक्शन देखो कैसे जा रहा है, प्राइस एक्शन ऐसे जा रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा है नंबर ऑफ बायर्स कम है, नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा है नंबर ऑफ बायर्स कम है, लेकिन क्या हुआ, इस एरिया पे जो नंबर ऑफ सेलर्स थे और इस एरिया पे जो नंबर ऑफ बायर्स थे वो इक्वल हो गए। इक्वल कैसे हो गए, क्योंकि जहां से सेलिंग आई बाइंग उसी लेवल पे मार्केट्स को दोबारा लेकर चली गई। करेक्ट, तो किस एरिया पे ऐसा हुआ, इस एरिया पर, यानी कि मार्केट में ये जो सेलर्स हैं ये इन बायर्स के इक्वल हैं, दोनों की पावर यहाँ पर अब इक्वल हो चुकी है, राइट। और ऐसा कब हुआ, जब हम डिमांड जोन के आसपास आ गए। करेक्ट, ऑब्वियसली अबव लेवल पे जो सेलर है वो ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन जो सेलिंग कर रहा है डिमांड जोन पे वो तो बैकफुट पे वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो एक डिमांड एरिया है ना। तो यहाँ पर बायर और सेलर जो है वो कहाँ पे इक्वल हुए, ये देखो ये दोनों बायर और सेलर इक्वल हो चुके हैं। ठीक है, अब जो विद द फ्लो मार्केट में बैठा है उसके पास एक एज है। एज कैसे है, क्यों, क्योंकि मार्केट में जब उसने फॉल किया तो इस एरिया पर अपना पहला बेस बनाया, राइट। तो जब तक मार्केट फर्स्ट बेस को हिट नहीं करेगा या फर्स्ट पुल बैक एरियाज को हिट नहीं करेगा या फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को हिट नहीं करेगा, तब तक ये बायर स्ट्रांग है या नहीं हमें ये आइडेंटिफाई नहीं होता है। ठीक है, हम इंटरनली मार्केट को अभी देख रहे हैं, राइट। तो इस एरिया पे हुआ क्या है, देखो मार्केट ने यहाँ पर इन एरियाज को दोबारा से हिट किया। दैट्स वाई यहाँ से हमको एक डिमांड देखने को मिला। क्यों, क्योंकि सबसे पहले देखिए अगर सेलिंग प्रेशर एग्रेसिव है तो बायर सबसे पहले क्या दिखा रहा है कि हम सेलर्स के इक्वल हैं, यानी सेलिंग प्रेशर के इक्वल हो चुकी है बाइंग प्रेशर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दिखाना है, बायर्स को खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना है। ठीक है, और सेलर्स यहाँ पर क्या दिखेंगे, हमें वीक दिखेंगे, राइट। और यही कंडीशन मार्केट फॉलो करेगा। कैसे, कोई भी ट्रेडर अगर बाइंग करने के बारे में सोच रहा है तो उसके पास यही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि जो बायर है वो स्ट्रांग है उस पर्टिकुलर एरिया पे और जो सेलर है वो वीक है। और हमें ये पता कैसे चलेगा, हमें ये पता चलेगा क्योंकि देखो ये यहाँ पर हमें स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। करेक्ट, तो जो रीसेंट स्विंग हमारे पास था मार्केट्स ने क्या किया, उसका ब्रेकआउट कर दिया। इट मींस जितने यहाँ पर सेलर्स थे उन सभी के स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर हिट किया गया, और किसने हिट किया, इस बायर्स ने, राइट। तो इन एरियाज पर जो सेलिंग प्रेशर है उन सबके तो स्टॉप लॉस चले गए होंगे। करेक्ट, और कौन से बायर ने उनको हिट किया, इस बायर ने। तो इस बायर में वो पोटेंशियल है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जिन्होंने बनाया था उनके स्टॉप लॉसेस को हिट किया। तो इस बायर का जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे होगा, इसके नीचे होगा। तो मार्केट को ये स्टॉप लॉस हिट नहीं करना है, तो इससे क्या होगा, ये बायर ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा इस सेलर से। करेक्ट,
प्राइस देखो दोबारा से नीचे आया, राइट। अगेन मार्केट्स ने क्या किया, कंटिन्यू किया और प्रीवियस जो सेलिंग प्रेशर था उसका ब्रेकआउट कर दिया, राइट। तो यहाँ पर बायर्स ने एक चीज प्रूव कर दी कि लोअर लेवल्स पे जो डिमांड है वो ज्यादा एग्रेसिव है, और अबव लेवल्स पे जो सप्लाई हो रही है यहाँ पर जो सेलर है वो वीक है, करेक्ट। और इसीलिए मार्केट्स में हम इन स्ट्रक्चर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, सप्लाई है, नंबर ऑफ बायर्स से ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स है, लेकिन अब प्राइस ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो इस एरिया पे हुआ क्या, इन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं, राइट। तो प्राइस इस एरिया का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे मार्केट दोबारा से कंटिन्यू करता है तो क्या हो रहा है, जो प्रीवियस डिमांड एरिया था मार्केट उसी को रीगेन कर रहा है, राइट। क्योंकि अगर किसी भी एरिया पर डिमांड आ रही है और प्राइस उसके नीचे जा रहा है और दोबारा से रिकवर हो रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है कि 100 रुपए पर किसी ने बाय किया था और 80 रुपीज पे उन्होंने और ज्यादा एवरेज कर लिया है, करेक्ट। अब ये चीज सेम सेलर के साथ भी होना चाहिए, यानी कि इन एरियाज पर जो सेलर्स थे प्राइस ने कंटिन्यू किया, राइट। तो यहाँ पर सेलर्स ने क्या किया होगा, एवरेज किया होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये सेलर्स ने इन एरियाज पर एवरेज किया हुआ है और ये डिमांड जोन है। तो जो बायर नीचे बैठा हुआ है ये कब अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेगा, जब ये सेलर्स के एवरेज पॉइंट का ब्रेकआउट कर जाएगा, उसके बाद मार्केट बाय ऑन डिप्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। और हम क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ एक कंडीशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें दो क्राइटेरिया है। पहला, जो बायर है वो स्ट्रांग है और जो सेलर है वो वीक है। और जब ये कंडीशन मार्केट फॉलो करेगा, आप हर बार देखोगे कि वहां से डिमांड आ जाएगी, ठीक है। अब ये एक कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये सेम कंडीशन इस एरिया में अप्लाई हो रही है तो क्या हमें यहाँ पर बाइंग करनी है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि वन डे के अकॉर्डिंग ये एक रेजिस्टेंस एरियाज है और हम रेजिस्टेंस पे बाय नहीं करते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जब हम रेजिस्टेंस पे बाय करते हैं, वो ऑब्वियसली हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो जो यहाँ पे एसएमसी के कॉन्सेप्ट है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, इनडायरेक्टली क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम, डिमांड और सप्लाई, राइट। डिमांड को हम क्या दे रहे हैं, एवरेज का एक मौका दे रहे हैं, सप्लाई को हम एवरेज का एक मौका दे रहे हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। चाहे वेक ऑफ थ्योरी हो, चाहे हमारे पास आईसीटी हो, चाहे हमारे पास एसएमसी हो, आप देख रहे हैं सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे काम हो रहा है, ऑलराइट। तो आप लॉजिकली इस चार्ट को कैलकुलेट करिए और देखिए डिमांड कहाँ है और सप्लाई कहाँ है। अभी अगर देखो मैं आपको ये चार्ट दिखाऊं इस एरिया पे, तो इस एरिया से मार्केट ने सप्लाई लिया, राइट। ये एग्जैक्टली वही एरिया है जहां पे मार्केट ने पहले डिमांड लेने की कोशिश की थी। थोड़ा अगर हम और पीछे जाएं तो यहाँ पे देखो प्राइस ने डिमांड लेने की कोशिश की, राइट। अगेन इस एरिया पे मार्केट्स ने डिमांड लेने की कोशिश की, अगेन इस एरिया पे मार्केट अब सप्लाई ले रहा है, कंटिन्यूअसली मार्केट यहाँ पर सप्लाई ले रहा है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इस एरिया पर जो बायर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स हैं। प्राइस जब इस एरिया के नीचे गया तो सेलर्स ने खुद को प्रूव किया, और प्रूवन सेलर हमारा यहाँ पे बैठा है, तो मार्केट क्या करेगा, इस रीटेस्ट पे दोबारा से सेलिंग लेगा, है ना। क्योंकि जिस भी एरिया पे डिमांड है उस एरिया पे मार्केट सप्लाई लेना शुरू कर जाएगा, बिकॉज इस एरिया की डिमांड को इन्हीं सेलर्स ने जो है वो कंज्यूम किया हुआ है, ऑलराइट। और यही कॉन्सेप्ट हमें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड पे देखना है। अब यहाँ पे देखो एक चीज हमें समझनी है, उसके बाद हम चार्ट्स को एनालाइज करेंगे। हमारे पास एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हमारे पास एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस, और हमें अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। एग्जाम्पल के लिए इस एरिया से एक डिमांड आती है, प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करता है, राइट। और इन एरियाज से मार्केट क्या करता है, सप्लाई क्रिएट करता है। अगेन प्राइस यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है, सप्लाई लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस एरिया के जो सेलर्स हैं और इस एरिया के जो बायर्स हैं वो इक्वल हैं, राइट। क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर इतनी स्पीड से प्राइस को ऊपर लेके गए और ये इतनी ही स्पीड से प्राइस को नीचे लेके आ गए, तो ये अब एक क्या एरिया हो गया, इस एरिया पर रेजिस्टेंस हो गया हमारा और इस एरिया पर सपोर्ट हो गया, राइट। अगर सेलर को स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो क्या होगा, सेलर्स यहाँ से एवरेज लेगा, और अगर बायर यहाँ पे बैठा हुआ है तो बायर यहाँ से एवरेज लेगा, ठीक है। तो प्रीवियस स्विंग लो अगर ब्रेकडाउन कर जाता है तो रिटेलर्स यहाँ पर सेल करेंगे, हम लोग यहाँ पर सेल नहीं, हम लोग यहाँ पर सेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस एरिया पर जो नंबर ऑफ बायर्स थे
वो इन एरियाज के नंबर ऑफ सेलर्स के इक्वल थे, लेकिन अभी प्राइस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स जो है वो ज्यादा हो सकते हैं कंपेयर टू नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है, तो अगर प्राइस एवरेज कर रहा है तो इस एवरेज बायर को एक एडवांटेज रहता है कि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर सकता है। ऑलराइट, सेम चीज, अगर इस लेवल पर सेलिंग प्रेशर है और वो स्विंग लो का ब्रेकडाउन नहीं कर पा रही है, राइट, तो प्राइस क्या करेगा, रेजिस्टेंस का एक फॉल्स ब्रेकआउट करेगा जहां पर रिटेलर्स ट्रैप होंगे और सेलर्स जो है वो एवरेज करेंगे, एंड देन प्राइस ब्रेकडाउन कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्राइस इस हिसाब से काम कर रहा है और ये ब्रेकडाउन देता है और यहाँ से मार्केट रिकवर कर रहा है, तो हम इस स्विंग हाई के अबव एरियाज पे जा सकते हैं, क्योंकि ये सेलर इस एरिया के नीचे सबसे पहली चीज तो सस्टेन नहीं करा पाया। सस्टेन मतलब होता है जब प्राइस किसी भी स्विंग के नीचे टाइम स्पेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या है, बायर्स ने एवरेज लिया है, तो अगर बायर प्रीवियस स्विंग को रिस्पेक्ट कर देता है तो हम प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर सकते हैं, एंड देन फाइनली मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन ले सकता है। क्यों, क्योंकि अब नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पर ज्यादा हो गए, तो नंबर ऑफ बायर्स यहाँ पे अब आ गए, नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पे अब आ गए। ठीक है, तो पहले इन एरियाज के बायर और सेलर के बीच में फाइट थी, अभी बायर ने एवरेज लिया तो बायर ज्यादा हुए, और यहाँ पे सेम सेलर्स ने एवरेज ले लिया, तो अब सेलर्स में जो क्वांटिटी है सेलर्स की अब वो भी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो अब इन दोनों एरियाज के बीच की बात है ना, या तो ये सेलर विन करेगा ये बायर विन करेगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन विन करेगा। अगर बड़े टाइम पीरियड पर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि बायर विन करेगा और मार्केट यहाँ से अबव एरियाज पे जाएगा। और अगर बड़े टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इन एरियाज पर कोई ऐसा जोन निकल के आ रहा है जो एक प्रूवन सेलिंग एरियाज है, तो यहाँ पर सेलर विन कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें हमेशा बड़े टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, अब यहाँ पे वापस आते हैं इसी एरियाज पे। ठीक है, इसी को हम देखो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और हम यहाँ पे अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, देखो क्या हो रहा है। इस पर्टिकुलर एरियाज पे वो बायर्स बैठे हैं जिन्होंने ये स्विंग हाई क्रिएट किया। करेक्ट, अगेन प्राइस देखो इन्हीं सेम एरियाज के आसपास आ गया। राइट, तो ये बायर इन सेलर्स के इक्वल हो चुके हैं, ये हमें क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा है। राइट, तो अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होंगे तब ये स्विंग लो ब्रेक कर सकता है, या नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा होंगे तब ये स्विंग हाई ब्रेक कर सकता है, ये तो एक कंडीशन हो गई। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, कुछ हॉरिजॉन्टल लेवल्स हम यहाँ पर मार्क करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मार्क कर दिया, इसको रेड कर देते हैं और थोड़ा सा इसको हम बोल्ड कर देते हैं। अब देखो ध्यान से देखिएगा, क्या देखने को मिला, क्या स्विंग लो यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, नहीं हुआ। राइट, लेकिन यहाँ पर स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ है, और ये आप कह सकते हो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जस्ट एक लिक्विडिटी है मार्केट्स में। करेक्ट, अभी हम सिर्फ मेजर स्विंग्स को देख रहे हैं, इंटरनल स्विंग्स अभी हम देखेंगे। राइट, उसके बाद देखिए क्या हुआ, इस एरिया के आसपास जो नंबर ऑफ बायर्स हैं, राइट, इन एरियाज के आसपास, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। ओके, यहाँ पे जो नंबर ऑफ बायर्स हैं और इस एरिया पे जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं, राइट, उनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, अभी हमें नहीं आइडिया है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि प्राइस ने देखो यहाँ पर क्या किया है, कोई सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं किया, जस्ट विक हमारी ऊपर गई है, यानी कि मार्केट ने जस्ट यहाँ पर क्या किया है, एक फॉल्स ब्रेकआउट लिया है छोटे टाइम पीरियड पे, एंड देन मार्केट वापस से आ गया। ठीक है, तो हो सकता है कि सेलर्स ने यहाँ पर एवरेज किया हो, एक प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि अगर कभी भी कोई स्विंग बनता है और प्राइस उसके ऊपर जाता है और वापस से नीचे आता है, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट्स ने ली है। राइट, तो प्राइस क्या करेगा, प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन कर सकता है। राइट, यहाँ पे हमें देखो वही देखने को मिला कि मार्केट ने एक प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन दिया है। ऑलराइट, क्यों, क्योंकि इस एरिया पर जो सेलर्स थे वो स्लाइटली ज्यादा हो गए, राइट, इन एरियाज के बायर्स में। ठीक है ना, इन एरियाज पे जो बायर्स थे, तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया, लेकिन हम ब्रेकडाउन पर सेल नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि अब नंबर ऑफ बायर्स भी क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो फाइट किसके बीच में है, इन सेलर्स की और इन बायर्स के बीच में फाइट है। तो सबसे पहले सेलर ने क्या किया, थोड़े से एक्स्ट्रा सेलर वो लेके आया, अभी बायर यहाँ पर थोड़े से एक्स्ट्रा बायर लेके आ रहा है। अब ये बड़े टाइम पीरियड पे हमने देखा कि ये एक डिमांड एरिया है मार्केट में। करेक्ट, तो यहाँ पर जो एडवांटेज है वो बायर के पास है। राइट, तो अभी भी बिटकॉइन का चार्ट 97,900 पे चल रहा है, ये यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है। क्यों, क्योंकि बड़े टाइम पीरियड पे हम एक डिमांड जोन पे हैं।
पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर हम कब बाइंग करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है, राइट। आपको ये पता चल रहा है कि ये एक प्योर डिमांड जोन है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। लास्ट सेलर कहाँ पर है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा आखिरी सेलर कहाँ पे है, इस एरिया में मार्केट का आखिरी सेलर है। ऑलराइट, तभी प्राइस देखो यहाँ पे आया। तो सबसे पहले लास्ट जो सेलर मार्केट में है, बायर क्या करेगा, उसको कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो आखिरी सेलर को बायर्स ने कंज्यूम किया, इट मींस नंबर ऑफ सेलर्स से ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स है मार्केट में, करेक्ट। तो यहाँ पे हुआ क्या, सेलर्स को एवरेज करा दिया है बायर्स ने, राइट। तो यहाँ पर क्या बायर्स को एवरेज लेने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि ये बड़े टाइम पीरियड पे एक डिमांड एरियाज है, राइट। तो सेलर को यहाँ पर एवरेज कराया, प्राइस यहाँ पे अगेन नीचे आया। और आप ध्यान से देखोगे, जो पहले डिमांड जोन था, मार्केट ने उसी को दोबारा से डिमांड जोन बना दिया। क्यों, क्योंकि सेलर्स ने एवरेज किया और सेलर फेल हो गया, करेक्ट। सेलर्स ने एवरेज किया 100 रुपीज पे, अगर किसी सेलर ने सेल किया था तो 125 पे उसने एवरेज कर लिया, लेकिन 125 का सेलर भी फेल हो गया। तो कौन से एरियाज पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स होंगे, जहां पे बायर्स पहले कोशिश कर रहे थे, उन्हीं एरियाज पे। तो इसीलिए इस एरिया के आसपास आते मार्केट्स ने डिमांड लेनी शुरू कर दी। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पर मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, इसका मतलब ही ये होता है कि लास्ट सेलर यहाँ पे है, सेलर को एक बार हमने एवरेज करवा दिया है। अब जो प्रीवियस बाइंग जोन है, मार्केट उस एरिया को डिमांड की तरह ट्रीट करने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें यही देखने को मिला कि मार्केट ने इन एरियाज को डिमांड की तरह ट्रीट किया, राइट। अगर इस एरिया पर सेलर्स एवरेज करते हैं और यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू बायर्स, तो प्राइस एक्शन क्या कहता है, प्राइस एक्शन ये कहता है जो प्रीवियस डिमांड एरिया है, मार्केट उन्हीं को सप्लाई बना देगा। ठीक है, और प्राइस कंटिन्यू करेगा। जैसे यहाँ पे ये डिमांड एरियाज थे, मार्केट ने इन्हीं को सप्लाई बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, ये डिमांड एरिया था, प्राइस नीचे गया, प्राइस ऊपर आया। तो अब बायर्स इक्वल हो गए हैं सेलर्स के। अब यहाँ पर सेलर्स को एवरेज करवा दिया, तो सेलर के पास एक एडवांटेज है, क्योंकि नए सेलर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए हैं, राइट। लेकिन ये नए सेलर्स भी मार्केट के प्रीवियस स्विंग का ब्रेकडाउन नहीं करा पा रहे हैं, तो ये नए सेलर्स जो है वो फेल हो गए हैं, करेक्ट। जब भी एवरेज बायर या एवरेज सेलर जो एवरेज ले रहा है, अगर वो फेल होता है, तो हमें क्विकली बाइंग के टाइम पे डिमांड एरिया और सेलिंग के टाइम पे सप्लाई एरियाज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और वहां पे हमको ट्रेड्स मिलेंगी। ठीक है, तो इस एरिया पे मार्केट्स ने देखो डिमांड लिया था, एग्जैक्टली इन एरियाज पे मार्केट्स डिमांड लेने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद हमने क्या किया, डायरेक्टली अबव एरियाज के सेलर्स को हिट किया, करेक्ट। अब आप बोलेंगे यार इसने इन एरियाज को हिट क्यों नहीं किया, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, जब इस एरिया पर लास्ट एवरेज सेलर फेल हुआ, तो प्राइस ने क्विकली इस एरिया से डिमांड लिया और ये रेंज को पहले ही हिट कर दिया, यानी इन सेलर्स को पहले ही हिट कर दिया है। ठीक है, तो इंटरनली मार्केट अगर स्ट्रांग है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, डिमांड जोन को स्ट्रांग बना देगा। उसके बाद जहां पे प्रीवियसली सप्लाई थी, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करेगा। इसीलिए हमें सेलिंग जोन पे कभी भी बाय नहीं करना है, हमें हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट करना है, यानी मार्केट जो है वो स्लाइडली रिट्रेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने रिट्रेस किया। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये फिबोनाची के हिसाब से तो 61% के नीचे का रिट्रेसमेंट है, क्योंकि फिबोनाची जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, राइट। लेकिन मार्केट वहीं से डिमांड लेगा जहां पर एक्चुअल डिमांड आती है ना। तो अगर प्रीवियस बायर यहाँ पे बैठा था, तो वो यहीं से दोबारा से बाइंग लेगा, है ना। क्या हुआ है यहाँ पे, 100 रुपीज पे बाइंग लिया, 80 रुपीज पे मार्केट्स ने एवरेज किया, अबव एरियाज के सेलर्स को एवरेज करवा दिया, और फिर से अपने डिमांड एरियाज पे मार्केट जो है वो डिमांड ले रहा है। ठीक है, और प्राइस यहाँ से ऊपर निकल गया। ऐसा क्यों होता है कि जिस एरिया पे सप्लाई है, मार्केट उन्हीं एरियाज को देखो डिमांड की तरह ट्रीट कर रहा है। यहाँ पे मार्केट में सप्लाई थी, यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल क्रिएट हुआ, इससे पहले यहाँ पे मार्केट में सप्लाई थी, यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल क्रिएट हुआ। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बायर्स के इमोशंस को हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब सेम चीज मैं निफ्टी के चार्ट पे चलता हूँ। ठीक है, निफ्टी का हम चार्ट लगा लेते हैं, ये हमारा यहाँ पे 30 मिनट्स के हम चार्ट को कैलकुलेट करेंगे। आपको बिटकॉइन कैलकुलेट करना है, आप 2 घंटे के चार्ट पे कैलकुलेट करेंगे। निफ्टी कैलकुलेट करना है, आप 30 मिनट्स के चार्ट पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम वन डे पे आते हैं। सबसे पहले देखो वन डे के हिसाब से हम एक प्योर डिमांड एरियाज के आसपास है। ठीक है, हम एक डिमांड एरियाज के आसपास है, इस एरियाज पे मार्केट ने देखो फाइट किया, और इसी एरिया से मार्केट ने फिर डिमांड लिया था। तो यहाँ पे हुआ क्या है, 30 मिनट्स पे अगर आप देखें, तो प्राइस जस्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस एरिया के आसपास प्राइस आया, डिमांड के आसपास मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग हाई क्रिएट किया, करेक्ट।
प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरनली मार्केट्स में टाइम स्पेंड कर रहा है, राइट। फाइनली हुआ क्या है, एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, राइट। कौन से एरिया से, इस पर्टिकुलर एरिया से वो डिमांड आई है, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ बायर्स हैं इस एरिया के आसपास, ठीक है, इस एरिया के आसपास जो नंबर ऑफ बायर्स है वो नंबर ऑफ सेलर्स से ज़्यादा है। लेकिन जब सेलर्स ने पहली बार यहाँ पर एवरेज किया तो एडवांटेज किसको मिलेगा, सेलर्स को मिलेगा, राइट। तो सेलर इस स्विंग का ब्रेकडाउन कर सकता है, राइट। सेलर ने क्विकली स्विंग का ब्रेकडाउन किया, लेकिन हम एक प्योर डिमांड जोन पर क्या कर रहे हैं, 100 रुपीज़ पे जो पहले डिमांड आई थी, अब वहीं पे 80 रुपीज़ पे बायर्स को एवरेज का टाइम मिल रहा है। तो अगर इस एरिया पर बायर्स ने एवरेज किया है तो जो प्रीवियस डिमांड एरियाज है, मार्केट उनको क्या करेगा, क्विकली क्विकली मार्केट उसी एरिया को फिर से रीगेन कर लेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, प्राइस ने जैसे ही 100 का माल 80 पे उठाया, मार्केट ने क्या किया, क्विकली इस एरिया को रीगेन कर लिया, करेक्ट, क्विकली रीगेन किया और फाइनली हमको ये शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। यहीं से ये शॉर्ट कवरिंग कैसे आई, क्योंकि हमने डिमांड जोन में बायर्स को देखा कि वो एवरेज कर रहे हैं। सेलर ने इंटरनली एवरेज किया है, बायर्स ने एक्सटर्नली एवरेज किया है, यानी कि एक मेन स्विंग के लो के नीचे बायर्स ने एवरेज किया है, तो ये एक एक्सटर्नल स्विंग है हमारा, ठीक है। इंटरनली यहाँ पर सेलर्स ने एवरेज किया, ऑब्वियसली बड़े टाइम पीरियड को जो हम एक्सटर्नल बोलते हैं, राइट, बड़े टाइम पीरियड के डिमांड एरियाज पे अगर बायर्स रिस्पेक्ट दे रहा है तो वो ज़्यादा एग्रेसिव होगा जो इंटरनली जो सेलर बैठा हुआ है, राइट। अभी प्राइस ने क्या किया, ये हमारा मेजर स्विंग लगा था, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट अभी यहाँ पे निकला है, तो इन सेलर्स के पास वो कैपेसिटी है कि वो इन स्विंग्स का ब्रेकडाउन कर सकते हैं, ठीक है, इन सेलर्स के पास वो कैपेसिटी है। क्यों, क्योंकि प्राइस जो इस एरिया पर जो सेलर्स थे उन्होंने तो ये स्विंग बनाया, ठीक है, उसके बाद सेलर्स यहाँ पर आया, राइट, इन एरियाज के आसपास इंटरनल लिक्विडिटी लेते हुए प्राइस ने इंटरनली तो ब्रेकडाउन दिया, और अबव एरियाज जो लोअर एरियाज का जो मेन स्विंग था उसका भी ब्रेकडाउन दिया, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं हुआ। सस्टेन कैसे कहते हैं हम, सस्टेन का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर गया और प्राइस यहीं पे टाइम स्पेंड करने लग गया, इसको हम बोलते हैं मार्केट अबव लेवल्स पर सस्टेन हो गया, ठीक है। जैसे कि प्राइस अगर अभी हम देखें तो इन एरियाज पे देखिए रेजिस्टेंस था मार्केट का, प्राइस जैसे इसके ऊपर गया क्विकली नीचे आया, जैसे इसके ऊपर गया क्विकली नीचे आया, तो जब प्राइस यहीं पर टाइम स्पेंड करने लगे और क्लोजिंग दे दे तो हम ये कहते हैं कि प्राइस अबव लेवल्स पर अब सस्टेन कर गया है। अब यहाँ पर प्राइस दोबारा से और ज़्यादा ऊपर जा सकता है, करेक्ट। तो हमने यहाँ पर अभी क्या देखा, ये इंटरनल मार्केट में एवरेज लिया और ये एक्सटर्नली मार्केट्स ने एवरेज लिया, यानी कि ये हमारा मेजर स्विंग था और ये हमारे माइनर स्विंग्स थे, यानी कि ये हमारे इंटरनल लेवल्स थे और ये हमारे एक्सटर्नल लेवल्स थे। हमेशा जब एक्सटर्नल लेवल्स पे मार्केट एवरेज करता है तो उनके पास एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होता है, क्योंकि एक्सटर्नल जो हम उन एरियाज को बोलते हैं जो हमारे लिए मेजर स्विंग्स हैं, करेक्ट। और वैसे भी ये पीछे से एक डिमांड एरिया निकल के आ रहा था, तो यहाँ पर वैसे भी हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर आपको सप्लाई करना है, मार्केट ने जस्ट अभी अभी लिक्विडिटी लिया है, राइट, प्रीवियस स्विंग के ऊपर मार्केट निकला है, अब अगर आप यहाँ पर सेलिंग पोजीशंस बनाते हैं तो देर इज पॉसिबिलिटी कि हम इन एरियाज तक आ सकते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट सेलर यहाँ पे था, प्राइस यहाँ तक आएगा और यहीं से फिर दोबारा डिमांड ले लेगा अगर बायर स्ट्रांग है, और अगर सेलर स्ट्रांग है तो प्राइस इस एरिया को दोबारा से रीगेन कर जाएगा, ठीक है। जैसे बायर्स ने इन एरियाज को फिर से रीगेन किया, वैसे ही सेलर इन एरियाज को फिर से रीगेन कर जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जब तक हम इन एरियाज के ऊपर हैं तब तक क्या सिनेरियो बन सकता है कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एक और सवाल आएगा कि सेलर्स ने तो एवरेज किया है तो हम इसको नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं। इसको हम नेगलेक्ट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि डिमांड जोन जो हमारा है वो ज़्यादा पावरफुल है, वो वनडे के हिसाब से हमने देखो कैलकुलेट किया, राइट। अगर हम वनडे के हिसाब से यहाँ पर देखें तो जो डिमांड एरिया है वो ज़्यादा लॉजिकल है। सप्लाई कहाँ पे है, ये है, इस एरिया पे आप सेलर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, राइट। तो आज के दिन हमें क्या देखने को मिला, एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिली, कल के दिन यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो अभी हम इन एरियाज पे जो बायर्स हैं और इन एरियाज पे जो सेलर है उनके बीच में फाइट है, लेकिन डिमांड यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल हो सकती है क्योंकि ये प्रीवियसली वनडे का एक डिमांड एरियाज है। और यहाँ पे अगर हम सप्लाई देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ये प्रीवियस जो सप्लाई थी, तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। सेलिंग कहाँ पे है, सेलिंग यहाँ पे है, राइट। तो जब तक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है मार्केट डिमांड की तरह वर्क करेगा और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के नीचे मार्केट
सेलिंग की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखो किया है इसने, हमें यहाँ पर डिमांड दिखी, यहाँ पे डिमांड दिखी, तो मार्केट ने देखो इसको सप्लाई बनाया, लेकिन मार्केट्स ने क्या किया, जो डिमांड जोन था हमारा वन डे पर, यानी मेजर डिमांड एरियाज, उसी पर एक छोटा सा एवरेज लिया मार्केट ने, और प्रीवियस जो एरियाज था उसका ब्रेकआउट किया। तो क्या जिस एरिया पर पहले डिमांड थी, मार्केट उस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना? तो यहाँ पर अभी हम डिमांड जोन की तरफ आ रहे हैं, और हो सकता है हमें यहाँ पर डिमांड देखने को मिले। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कॉन्सेप्ट कोई भी हो, चाहे आपका ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है, चाहे कैंडल बिहेव का कॉन्सेप्ट है, या आप कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पढ़ रहे हो, चार्ट्स ओपन करो और हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे डिमांड और सप्लाई को मार्क करो, आपको अपने आप समझ में आएगा मार्केट कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो होपफुली ये जितना आज हमने इस वीडियो में देखा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी अभी 40 मिनट्स का हो गया है, काफ़ी ज़्यादा लंबा है वीडियो हो गया है, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, राइट? हम और ज़्यादा डीप इसमें जा सकते हैं, बट अभी आप अगर खुद से ऑब्जर्व करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड अब नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर के साथ डिमांड और सप्लाई और इंटरनल सप्लाई या इंटरनल डिमांड को आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड है तो नेक्स्ट वीडियो फिर मार्केट स्ट्रक्चर एंड डिमांड एंड सप्लाई के कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बनाने वाले हैं, एंड होपफुली काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या सीखने को मिला। और लास्ट में मैं सिर्फ आपको इतना बोलूँगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको आंख मीच के भरोसा मत कीजिए, चार्ट्स खोलिए, चार्ट्स पे देखिए, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स को ओपन कीजिए। कॉन्सेप्ट अगर वर्क करेगा तो आपको भी दिखेगा, नहीं करेगा तो मैं कितना ही कोशिश कर लूँ दिखाने की, वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अपने आप चार्ट्स को ओपन करो, डिमांड बिकम सप्लाई, सप्लाई बिकम डिमांड, अपने आप देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी का कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आँख खोलो, चार्ट देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब आप कर देना, आपकी मर्ज़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।